चलिए भैया, जो आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं वो हम शुरुआत करेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल पर। एरर ऑफ प्रिंसिपल पर, ठीक है। इसमें जाने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसके मैंने आपको क्लास में नोट्स भी बनाए थे, सुंदर प्यारे नोट्स आपने बनाए थे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के। आपने लिखा था बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर। अब ये वर्ड आपको सीखना है यहाँ पे, फोर्सेबल फ्यूचर, कि इसका मतलब जो हम बिजनेस करने जाएंगे, जो हम धंधा करेंगे, वो हमारा बिजनेस क्या चलेगा भैया, फोर्सेबल फ्यूचर तक चलेगा एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन। ये क्या है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। ध्यान से समझना, आप कल के दिन कोई भी धंधा करोगे, बिजनेस करोगे, तो क्या चाहोगे कि वो तुरंत ही बंद हो जाए, 6 महीने में बंद हो जाए, साल भर में बंद हो जाए? नहीं बोलोगे ना, आप ये चाह के चलोगे। अजम्पशन मतलब होता है ये मान के आप चलोगे कि भैया जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो फोर्सेबल फ्यूचर तक चलेगा, आने वाले बहुत सालों तक चलने वाला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? ऐसा हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं, मान के चलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन बोलते हैं। क्लियर हो रही है बात या नहीं आ रही है? तो बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर। अगर कोई आपसे पूछ ले एक नंबर में कि भैया गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है, तो ये वर्ड आना चाहिए वहां पर, फोर्सेबल फ्यूचर। ठीक है, कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन। कोई दिक्कत? इसी के ही बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, अपने खर्चों को 2 मेन भागों में बांटते हैं। इसी के ही बेसिस पर हम अपने खर्चों को 2 मेन पार्ट्स में बांटते हैं। एक हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से मेरी बात को समझना, इस कैपिटल को पूंजी वो कैपिटल से मत कंपेयर करो। मैं बोल रहा हूँ मैंने खर्चा करा, इसका पूरा नाम है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूरा एक नाम है। इसको वो मत समझ लेना कि ये कैपिटल वो है जो हम बिजनेस के स्टार्ट करते हैं, वो नहीं 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 नहीं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? आपने खर्चा किया, आपको उसका बेनिफिट कब मिलेगा, लंबे समय तक मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बुलेट पे परचेस करी, कब परचेस करी थी, 2020। आपने कहा कि भैया 2020 में मैंने परचेस करी, लेकिन अभी 2025 चल रहा है, तो क्या मैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में रख सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि बोलोगे भैया आपकी जेब से पैसा गया और उसका जो बेनिफिट है वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए आपको मिल रहा है। क्या आपके पेरेंट्स ने जो घर बनाया क्या वो भी यहीं आ जाएगा? आई बात समझ में या नहीं आ रही? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसका बेनिफिट मुझको क्या मिलता है, लंबे समय के लिए मिलता है। क्लियर हो गया? तो जब हम ये वाले खर्चे करते हैं तो ये हमारे क्या क्रिएट करते हैं, असेट्स क्रिएट करते हैं भाई साहब। क्या क्रिएट करते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी तरीके का एक दूसरा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सुनो ध्यान से, क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्या है भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एक दिन मैंने तुमको कहा क्या तुम मुझे घर जाते हुए छोड़ दोगे? तुमने कहा हाँ जी मैं छोड़ दूंगा। दूसरे दिन मैंने तुमको फिर से कहा, तुमने कहा आज मेरी गाड़ी में तेल कम है। क्योंकि वो क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो तुम अपनी बुलेट में जो तुम तेल भरवा रहे हो कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया? यहाँ पे मुझको बिजली का बिल पे करना पड़ता है, तो एक बार मैं बिजली का बिल पे कर दूंगा तो क्या ये मुझको जीवन भर तक बिजली देते रहेंगे? आंसर है नहीं भैया नहीं। तो ये भी तो खर्चा है, और ये भी खर्चा था, ये भी खर्चा था, और ये भी खर्चा है। समझ में आया? इसमें मुझको बेनिफिट कब तक मिल रहा है वो हम देखते हैं। वन हुज बेनिफिट विल बी कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। एग्जॉस्टेड वो बुलेट वाला नहीं है, एग्जॉस्टेड मतलब मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया। समझ में आया? मैंने उसको कंज्यूम कर लिया विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। अब थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? हमेशा याद रखना कि जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं, जब हम खर्चा करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। याद रखना, जब आप खर्चा करोगे, आपने मुझको ट्यूशन फीस पे करी है तो आपको बेनिफिट मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? पढ़ाई का मिल रहा है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा, मैं तुमको 1 महीने के बदले 1 महीने पढ़ाऊंगा, पूरे साल भर नहीं पढ़ाऊंगा या पूरे जीवन भर नहीं पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में या नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर अब समझ में आया, रेवेन्यू समझ में आया? भाई साहब जरा ध्यान देना कि जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, इसको आप कहाँ दिखाते हो, बैलेंस शीट में दिखाते हो। और जब आप करते हो भैया रेवेन्यू, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मुझको यहाँ का रेंट पे करना पड़ता है, क्या 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 करना पड़ता है, मुझको कहाँ दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब थोड़ी सी बात क्लियर हो रही है, सिद्धांत बन रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर कुछ नोट है। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट फिक्स्ड असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। आपने मेरे साथ डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर भी पढ़ा, आपने मेरे साथ फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर भी पढ़ा। तो इसी सिद्धांत के बेस पर, कौन सा सिद्धांत, अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे, और उसमें से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को हम हर एक साल माइनस करते हुए चलते रहते हैं। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है?
मैनर ओवर दियर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। एग्जाम्पल समझना कि भैया ये मेरे पास सुंदर प्यारी फर्म है, हमने एक मशीनरी परचेज करी, क्या करी, कौन सा खर्चा, मशीनरी परचेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी तो बताया मशीनरी परचेज करी, हमने मशीनरी परचेज करी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर तुमने 1,10,000 रुपए की परचेज करी, कौन सा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये इसकी रेजिडुअल वैल्यू है। मैंने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में आपको समझाया था, रेजिडुअल वैल्यू मतलब कबाड़ के भाव, कि कल के दिन जब तुम इसको 10 साल तक इस्तेमाल कर लोगे, इसकी देखो यूजफुल लाइफ भी लिखी हुई 10 साल, अगर आप इसको 10 साल इस्तेमाल भी कर लोगे उसके बाद भी आपको इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू, वो आपको सामने पीछे फ्रिज दिख रहा है, ये हमने बहुत पहले लिया था, लेकिन आज भी मैं इसको बेचने को तो कुछ ना कुछ तो मुझे इसका मिल जाएगा, तो वो क्या है, इसकी रेजिडुअल वैल्यू है। क्लियर हो रही बात या नहीं आ रही? तो जब मैं मशीनरी परचेज करता हूँ कौन सा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन लगा रहे हैं। क्लियर हो रहा? अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, हम इसका डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। अगर आपको डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर याद हो तो वहां पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। याद आ रहा है या नहीं आ रहा? तो कॉस्ट ऑफ द एसेट्स कितना था भाई जी? 1,00,000 रुपए था, 1,10,000 रुपए था। स्क्रैप वैल्यू 10,000 माइनस कर ली, अपॉन 10 कर लूंगा तो मेरे पास एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप भी 10,000 रुपए को क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हुए दिखा दोगे और बैलेंस शीट से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। आप थोड़ा सी क्लियर हो रही है? ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी, लेकिन अब आप सिद्धांत के साथ पढ़ रहे हो, अब आपने उसी चीज को गोइंग कंसर्न अजम्पशन के साथ समझा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? अच्छा, द टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन मतलब 1,10,000 रुपए इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ परचेज इटसेल्फ। उस साल में उसमें खर्चा नहीं मानूंगा, खर्चा सिर्फ मैं कितना मानूंगा, डेप्रिसिएशन का ही खर्चा मानूंगा। खर्चा सिर्फ मैं कितना मानूंगा, डेप्रिसिएशन का खर्चा मानूंगा। अब आई भाई जी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इसमें जब मैं आपको इस चैप्टर को और डिटेल में समझाऊंगा तब मैं और भी यहाँ पे बाकी चीजें समझाऊंगा। अब यहाँ पे इसको क्लासिफिकेशन को समझो। एक्सपेंडिचर की 2 क्लासिफिकेशन होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। अब आप समझ पाए? आपने कहा कि भाई जब जब हम कैपिटल करेंगे तो ये कहाँ पे जाने वाला है? बैलेंस शीट पे। याद आ रहा? क्या क्रिएट करता है? असेट्स क्रिएट करते हैं। ये करूंगा तो भैया ये क्या हो जाएगा? N माइनस वाले रूल लगते हैं यहाँ पर। और ये कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्लियर हुआ? इसी तरीके की रिसिट्स भी होती है, इसको भी शॉर्ट में समझाता हूँ। रिसिट्स मतलब हो रहा मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुमने मुझको कहा कि भैया तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता है? मैंने कहा यार मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझको ट्यूशन फीस आती है। तो कौन सा है वो नेचर उसका? ट्यूशन फीस का नेचर वो यहाँ पे आ जाएगा, ट्यूशन फीस एंड प्लस का रूल कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। अब आई बात समझ में? आपके फादर जॉब करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, क्या वो भी रेवेन्यू रिसिट्स है? आई बात समझ में? हर एक महीने आती है या नहीं आती? आपके यहाँ पे मैंने कहा मान लो किराएदार रहते हो, आपको रेंट देते हैं, तो क्या वो रेवेन्यू रिसिट्स है? मुझे मान लो यहाँ का रेंट पे करना पड़ता है तो मेरे लिए क्या है? कैपिटल नहीं मेरे भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हम अगर मुझे यहाँ का रेंट पे करना पड़ेगा तो क्या वो रेवेन्यू नहीं होगा? मुझे हर महीने रेंट पे करना पड़ रहा, क्या वो एक बार रेंट पे करने में मुझे पूरे साल भर इस्तेमाल करने देंगे? नहीं भैया नहीं, 1 महीने के रेंट में 1 महीने का ही बेनिफिट मिलेगा। वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थोड़ी सी बात समझ में आ रही? लेकिन तुमने एक दिन मेरे पास थोड़े से पैसे देखे, तुमने कहा ये कहाँ से है? मैंने कहा मैंने अपनी स्कूटी बेच दी, मैंने अपनी, तब मेरे पे पैसे आए। तो जब मैंने अपनी स्कूटी बेची तो जो मुझको पैसा है वो कैपिटल रिसिट्स आया। यहाँ पर क्या होता है कि मेरे पास असेट्स कम हो जाते हैं या फिर लायबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर हो रहा? ध्यान से समझना, इसको समझो यहाँ पर ध्यान से। जब मैंने बोला, तुमने कहा, मैंने तुमको यहाँ पर दिखाया कि देखो मेरे पास 50,000 रुपए, देखो मेरे पास 50,000 रुपए। तुमने कहा कहाँ से आए? मैंने कहा मैंने अपनी स्कूटी बेची। तो तुमने कहा भैया ये तेरे लिए क्या है? कैपिटल रिसिट्स है, क्योंकि मेरे असेट्स कम हो रहे हैं। अब आई बात समझ में आ रही? फिर से मैंने तुमको कहा, अगले दिन मैंने कहा ये देखो मेरे पास 50,000 रुपए। तुमने कहा कहाँ से आए? मैंने कहा मैंने अपने दोस्त से उधार लिए, बैंक लोन लिया मान लो, तो लायबिलिटी बढ़ी। नहीं आया समझ में? चमका कुछ? कैपिटल रिसिट्स में पैसा तो आ रहा है, लेकिन कारण देखने पड़ेंगे, या तो असेट्स कम होगा या फिर लायबिलिटी बढ़ेगी। एग्जाम्पल दे पाओगे कुछ? 2 असेट्स कम होने का और लायबिलिटी बढ़ने का। असेट्स कम होने का जैसे मैंने टीवी बेच दिया, मेरा टीवी नहीं, अपना टीवी। हाँ, और उससे पैसे आए मेरे पे। हाँ, हमारे एसेट्स कम हो गए पर हम पे पैसे आए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिट्स। और भी मतलब और दूसरा एग्जाम्पल लोन वाला देता हूँ,
जैसे हमने बैंक से ले सकते हैं लोन। हाँ किससे भी ले लो। हमने बैंक से लोन ले लिया और हाँ। मैंने आपको दिखाया पैसे कहाँ, आपने कहाँ से आए, मेरा बैंक से है, तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ी तो ये कैपिटल रिसीट्स हो जाएगा। अब ये समझे बात क्या नहीं आ रही? आ गई। अब जिस बच्चे को सिद्धांत पता है सारे के सारे कि ये फलाना चीज वहां जाएगी, फलाना चीज वहां जाएगी, तो उसके साथ तो कोई दिक्कत। लेकिन कुछ बच्चे जिनको सिद्धांत ढंग से नहीं पता होगा, वो क्या करेंगे, इनकरेक्ट, वो गलती करेंगे, वो रेवेन्यू की जगह कैपिटल डाल देंगे, कैपिटल की जगह रेवेन्यू डाल देंगे। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही है? अगर ऐसा करेंगे तो भैया रिजल्ट क्या होने वाला है, इनकरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमें सही पिक्चर नहीं बताएगी, वो सही पिक्चर डिस्क्लोज नहीं करेगी। क्या आप समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो देखो जब हम असेट्स को खरीदते हैं, अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही। तुमने कहा कि जब हम असेट्स को खरीदते हैं, तुम बोलोगे भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल काय का रूल लगा दोगे, तुम बोलोगे A+ का रूल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। अब तुम्हें समझ में आ रही बात क्या नहीं आ रही? तुमने कहा असेट्स अकाउंट एंड नॉट परचेज अकाउंट। ध्यान से समझना, जब जब तुम संपत्ति को खरीदोगे तो A+ का रूल लगेगा, परचेज में मत दिखा देना। आई बात समझ में? परचेज में मत दिखा देना भाई। कहाँ पर दिखाओगे? असेट्स में दिखाओगे। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? दूसरा, जब आप असेट्स को परचेज करते हो, व्हेन असेट्स इज परचेज इन एनी एक्सपेंसेस इज इनकर्ड इन परचेजिंग दैट असेट्स। असेट्स खरीदा मैंने, असेट्स खरीदा मैंने और उसमें मैंने खर्चे करे, एक्सपेंसेस करे, एक्सपेंसेस इनकर्ड करे काहे पर, असेट्स को खरीदने पर। जैसे कि सपोज करते हैं कि भैया मैंने ब्रोकरेज पे करी, दलाली पे करी, मुझको कोई घर खरीदना था, मुझको कोई प्लॉट खरीदना था, तुमने कहा कि भैया मैं तुमको प्लॉट दिला देता हूँ लेकिन मैं 2% ब्रोकरेज लूंगा, तो भैया वो मुझको अपनी उसी बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा, अलग से नहीं दिखाऊंगा मैं। नहीं आया समझ में? पक्का? मैंने भैया फर्नीचर खरीदा, मुझे अपने इंस्टीट्यूट को एक्सपेंड करना है, मुझे और फर्नीचर लाना पड़ रहा है, तो मैं मार्केट से जब यहाँ तक लेकर आया, प्लेस ऑफ बिजनेस है ना मेरे लिए, तो मुझे उसको अपने सर में तो लाऊंगा नहीं रख के, तो मुझे भाड़ा देना पड़ेगा, फ्रेट, ये भी मैं उसी में ही जोड़ूंगा। आई बात समझ में? इंस्टॉलेशन के चार्जेस, मैंने पूरा सेटअप लगाया, मान लो मशीनरी वगैरह लगाई, उसके लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे, अलग से रिकॉर्ड नहीं करूंगा, उसी में ही जोड़ेंगे। लेकिन एक और चीज सीखो, जब हम कुछ गुड्स परचेज करते हैं, जब हम कुछ गुड्स परचेज करते हैं उस पर भी तो खर्चा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ट्रेडर हो, मान लो आप कौन हो? ट्रेडर का काम क्या होता है? खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। ठीक है, आपने मुझको कहा कि भैया मैं दिल्ली से सामान खरीदता हूँ, कहाँ से सामान खरीदता हूँ, और पूरे उत्तराखंड में बेचता हूँ। क्लियर हुआ? तो जब आपका दिल्ली से सामान आपका यहाँ पर आ रहा है, प्लेस ऑफ बिजनेस में आ रहा है, तो भी तो भाड़ा दोगे, तो क्या आप उसको परचेज के साथ जोड़ोगे? नहीं, अलग से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेडिंग में जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट दिमाग में जाओ, तो आप वहां पर आपको कैरिज एंड फ्रेट आप अलग से रिकॉर्ड करते थे। अब आई थोड़ी सी बात समझ में या नहीं आई? जब आप अपने कस्टमर के घर में सामान भिजवाते थे, सेल करते थे, तब कैरिज आउटवर्ड वगैरह रिकॉर्ड कर अलग से रिकॉर्ड करते थे। अब समझ में आया किसका था? वो गुड्स का था। क्लियर हो रहा? असेट्स में होने वाले खर्चे उसी की वैल्यू के साथ ऐड होते हैं। डेबिट असेट्स अकाउंट एंड नॉट द एक्सपेंस अकाउंट। किसको करना है भैया? डेबिट असेट्स को करना है। क्या बोल रहे? असेट्स में होने वाले खर्चे उसी के साथ ही भैया ऐड करो, अलग से मत दिखा देना। नॉट द एक्सपेंस अकाउंट, अलग से तुमने दिखा दिया तो तुम गलती कर रहे हो। क्लियर हो रही भाई जी बात? आगे फिर बोलते हैं व्हेन अ सेकेंड हैंड assets is purchased and the repaired before bringing it in the use, the repair charges are debited to the assets account and not to the repair account। आपने बोला मम्मी मुझको 50,000 रुपए दो, उन्होंने कहा काहे के लिए चाहिए? तुमने कहा कि मुझे दूसरी बुलेट खरीदनी है। ठीक है, तुम बुलेट खरीद के लेकर आ गए, तुम ला रहे थे, उससे पहले ही उसमें कुछ काम आ गया, तुम घर गए भागते भागते, तुमने बुलेट खड़ी करी, घर गए, कहा कि मुझको 5,000 रुपये दे दो और मुझे इसमें काम करवाना है। क्या मैम तुमको 5,000 रुपये देंगी? और नहीं देंगी, बोलेंगे 50,000 रुपये दिए तो है भाई, अलग से क्यों दूं मैं तुझे? तो यही वाली बात यहाँ पे बोली गई कि जब आप एक सेकेंड हैंड असेट्स खरीदते हो, परचेज करते हो, और अगर उसमें कुछ आप रिपेयर का काम करवाते हो, किससे पहले? अपने बिजनेस में लाने से पहले, यूज करने से पहले, तो भैया उसको रिपेयर चार्जेस को डेबिट मत कर देना। ठीक है, तो जो रिपेयर चार्जेस है वो कहाँ पे जाएंगे? असेट्स अकाउंट में जाएंगे, नॉट टू द रिपेयर अकाउंट। क्लियर हो रहा? बात समझ में आई? असेट्स में होने वाले खर्चे उसी पे ही जाएंगे। तो हम अभी पढ़ के रहे गोइंग कंसर्न अजम्पशन पढ़ रहे हैं, और जो हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है भाई जी? वो चल रहा है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? उसके बाद मैंने ये बता दिया, ये भी बता दिया। अब ये व्हेन असेट्स इज सोल्ड, जब आप अपने असेट्स को बेच रहे हो तो क्रेडिट
किसको करूंगा, असेट्स अकाउंट को करूंगा, सेल्स को मत कर देना। ठीक है। समझ में आया? इतना तुमको पता है कि गुड्स के होते हैं 4 नाम, परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। वहां पर ये परचेज सेल्स का नाम लेते हैं। अगर मैं अपने फ्रिज को बेचूं तो मुझे फ्रिज को ही तो क्रेडिट करना पड़ेगा। फ्रिज को क्रेडिट करने का मतलब ए माइनस का रूल लगा रहा हूं मैं उसमें। तो बोले जब हम किसी असेट्स को बेचते हैं, सोल्ड करते हैं, तो हम असेट्स को ही क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ए माइनस का रूल यहाँ पर लगेगा भैया। सेल्स मत कर देना, अगर तुमने सेल्स करे तो गलती कर दी। ठीक है। समझ में आया? फिर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द सेल ऑफ एन असेट, मैंने खर्चा करा क्योंकि मुझे किसी असेट्स को बेचना था, तो आर डेबिटेड टू द असेट्स अकाउंट में। उसे कहाँ पे डेबिट करूंगा, असेट्स अकाउंट में डेबिट करूंगा। मान लो मुझे फ्रिज को बेचना है, देखिए मैंने कहा इसमें थोड़ा सा जहाँ जब टूट फूट है इसमें कुछ काम करवा देता हूँ, तो मैंने इसमें 500 रुपये और खर्च कर दिए, तो मैं उसमें इसी में ही वो करूँगा डेबिट फ्रिज में ही। फ्रिज में डेबिट करने का मतलब ए प्लस कर रहा हूँ मैं, अलग से नहीं दिखाऊंगा कि मैं उसे अलग से एक्सपेंसेस में दिखा दूँ। ठीक है। आई बात समझ में? अब आपको समझ में आया? अब इंपॉर्टेंट चीज़ों क्या बोल रहे हैं कि जो एरर्स और प्रिंसिपल्स होते हैं कि कैपिटल की जगह रेवेन्यू कर दिया, रेवेन्यू की जगह कैपिटल कर दिया, कैपिटल की जगह रेवेन्यू कर दिया, रेवेन्यू की जगह कैपिटल कर दिया, डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। मतलब अगर आपने गलती कर भी दी तो भी ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, सही दिखाया। मैच हो जाएगा। क्लियर हुई? लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी कि भैया इनकरेक्ट रिजल्ट आएगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही डिस्क्लोज नहीं करेगा। ठीक है। अब आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब मैं इसके क्वेश्चंस में आ जाऊं, पूरी बात समझ में आई आपको? आ गई। ये मैंने पूरा समझा दिया, बस हो गया।